पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ जो हम लोग एसएससी जीडी जो शुरू किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, उसको यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लोग हैं पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे, जो पीसीएम क्लासेस मसौड़ी का यूट्यूब चैनल है। ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका मतलब व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग हैं कहाँ, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, एसएससी जीडी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और ये पार्ट 3 होने वाला है, 2 पार्ट इसमें हो चुका है। यदि कोई भी आप वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट है। और क्वेश्चन ये है सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था ना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया 1845 में, 1843 में, 1849 में और 1856 में। दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। यदि आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था, तो 1843 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये आप कॉमन सा क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है, ये आपको बताना है। पंडित नेहरू जी को कहा जाता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और महात्मा गांधी है। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर रहेगा। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है। ये कहा गया है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, ये आपको बतानी है। और इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ विद्युत ऋणात्मक नहीं है सर। अगर विद्युत ऋणात्मक कहेगा तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कहेगा तो सीजीएम आपका रहेगा, सीएस। सीजीएम जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, सीजीएम। सीजीएम है, सीजीएम आपको सीएस ध्यान रखना है, आंसर आपका सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बतानी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, यकृत है, पिट्यूटरी है, प्लीहा है, और इनमें से कौन है। यकृत यहाँ पर है ना, सबसे छोटी ग्रंथि की बात क्या है, यकृत है, पिट्यूटरी है, प्लीहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर बी हो जाए। पिट्यूटरी जो होता है तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है ना। पिट्यूटरी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी दिवस 1 जनवरी है, 30 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी दिवस जो होता है सर, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। और आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये आप कहाँ है, ये आपको बताना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया दिल्ली है, आगरा, फतेहपुर सिकरी और जयपुर है। ये आपको बतानी है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर सी रहेगा। फतेहपुर सिकरी जो है सर, फतेहपुर सिकरी में यहाँ पर आपका बुलंद दरवाजा है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यह है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। गंगा है, दामोदर है, कोसी है, सोन है। गंगा है, दामोदर है, कोसी और सोन है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका आंसर आपका सी रहेगा। बिहार का शोक जो है सर कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना हम लोग किसको कहते हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, हीरा है और लोहा। किसको कहते हैं काला सोना, तो आपको ध्यान रखना है।
अगर आप जानते हैं कि पेट्रोलियम है, कोयला है, हीरा है और सोना सॉरी लोहा है, इसमें से किसको हम लोग बोलते हैं काला सोना। तो काला सोना अगर आपको पता है तो ठीक है, और यदि नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए बी कोयला को कहते हैं हम लोग, कोयला को बोलते हैं काला सोना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, नीला थोथा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। व्हाइट विट्रियोल किसको कहते हैं, व्हाइट विट्रियोल। तो व्हाइट विट्रियोल का जो सूत्र आपका रहेगा सर, केमिकल फॉर्मूला जो रहता है, ये रहता है CuSO4 और इसके बाद 7 नहीं 5H2O रहता है, 5H2O, CuSO4 और 5H2O, H2O होता है ना, CuSO4 5H2O होता है। SO4 यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं, पहला ही आपका ऑप्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल, व्हाइट नहीं ब्लू विट्रियोल है, ब्लू विट्रियोल है ना, नीला थोथा ब्लू विट्रियोल यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है यहाँ पर सर, वो देखिए इसका आंसर हो गया है नीला थोथा किसको कहेंगे, तो कॉपर सल्फेट को कहेंगे। इसका आंसर आपका ये होगा, इसका जो आपका आंसर रहेगा सर यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में चलिए, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सातवाहन साम्राज्य जो है इसका संस्थापक कौन थे, ये आपको बतानी है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, आपको ऑप्शन दिया गया कान्हा, सिमुक, हल और इसके बाद गौतमी पुत्र। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया कान्हा है, सिमुक और हल और इसके बाद गौतमी पुत्र। तो आपको सातवाहन साम्राज्य का जो संस्थापक थे आपको ध्यान रखना, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए सिमुक को कहा जाता है। सिमुक जो थे सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन हुए, सिमुक। इसका आंसर कौन सा हुआ सर, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सिमुक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काला पानी के नाम से कुख्यात जेल। तो आपको ध्यान रखना काला पानी के नाम से कुख्यात जेल कौन है, सेलुलर जेल है, आपको ध्यान रखना है सेलुलर जेल। इसका संरचना कैसा, ऑक्टोपस जैसा है ना, ऑक्टोपस के जैसा इसका संरचना है कहाँ, तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर नामक एक स्थान है, इस पोर्ट ब्लेयर पे ही है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखिए कि काला पानी के नाम से कुख्यात जेल क्या है, तो काला पानी के नाम से कुख्यात जेल जो है ये सेलुलर जेल है, इसको है ना अंग्रेज बनाया था, सेलुलर जेल, ध्यान रखना सेलुलर जेल, इसको ध्यान रखना है। और है कहाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आप चलते हैं, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, भारत में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये आपको दिया गया है। भारत में संविधान की आत्मा हम लोग किसको कहेंगे, ये आपको बतानी है कि भारत में संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। और यहाँ आपको आंसर भी दिया गया, प्रस्तावना को कहा जाता है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, यहाँ देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को 17% पहले था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 23%। ऑप्शन दिया है 23 है, 28 है, 30 और 33% है। चलिए आपका ऑप्शन बताना है, 23% है, 28% है, 30% है और 33% है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 17% से कितना किया, 17% बढ़ाकर कितना कर दिया है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तब ध्यान रखिए इसको, ये 28% कर दिया गया है। आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा सर, 28% कर दिया गया है, ध्यान रहेगा आपको 28%। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर, 28% है, यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, ये है प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, या रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बतानी है। प्रति वर्ष जो है यहाँ पर रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये आपको बतानी है। और अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए। पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 13 जून है, 14 जून है, 15 जून है और 11 जून है। तो प्रति वर्ष 14 जून को हम लोग क्या करते हैं कि रक्तदाता दिवस मनाते हैं, रक्तदान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 जून आपका आंसर इसमें हो जाएगा सर बी,
आपका आंसर इसमें कौन सा रहेगा? तो बी आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वहाँ पर भी बता रहे थे आपको कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पीछे भी आया था क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, यहाँ अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, है ना, या अंतिम मुगल बादशाह कौन था ये आपको बताना है। अकबर है, यहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अकबर, फारूक इसके बाद बहादुर शाह जफर है और औरंगजेब। चलिए आपको बताना है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। अकबर है, फारूक सियार, बहादुर शाह जफर और औरंगजेब। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल बादशाह, आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला क्वेश्चन चलिए, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है। तो जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ये लोहा है और इसका जंग लगता है तो इस पर ऑक्सीजन जाके चिपक जाता है, नमी और ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चिपकेगा उतना ही ज़्यादा इसका भार बढ़ेगा, इस तरह से ये भार बढ़ता जाता है। तो ध्यान आपको रखना है कि जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है सर, बढ़ता है। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका आंसर इसमें रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा, जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। जो 1 रुपया का नोट होता है सर उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, ये आपको बताना है। और यदि आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपया का जो नोट, अच्छा यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। और ऑप्शन दिया गया वित्त मंत्री, है ना, ऑप्शन दिया गया वित्त मंत्री है, गवर्नर है, वित्त सचिव है और राष्ट्रपति जी हैं। चलिए आपको ये बताना है कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, और जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है 1 रुपया को छोड़ दीजिए। अगर 1 रुपया का आप छोड़ देते हैं तो जितना भी नोट आपका बचता है सब पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस सब पर इसे कहा जाए कि 2000 के नोट पे किसका साइन है, तो आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनका साइन रहता है। लेकिन 1 रुपया का जो एक ऐसा नोट है सर जिस पर आरबीआई के गवर्नर नहीं, यहाँ वित्त सचिव का होता है साइन, हस्ताक्षर होता है, ध्यान रहेगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है सर, वित्त सचिव। लेकिन 1 रुपया को छोड़ देते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होते हैं उनका होता है साइन, 1 रुपया के नोट को छोड़कर, और जो भी नोट बचा हुआ है सब पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, और 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है, ये ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर, यहाँ जो आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर वित्त सचिव आंसर है, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। चलिए आपको बतानी है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है ये आपको बतानी है। तो अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर 4000 है, 4000 भाषा बोला जाता है ना, 4500 है, 3000 है, और इसके बाद 5000 भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व में कुल लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती है, लगभग 3000 के आसपास। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा आंसर हो जाएगा सर, सी आपका आंसर हो जाएगा, लगभग 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती है, ठीक है। तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जा रही है, तो लगभग 3000 के आसपास है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी, ये आपको बतानी है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी, और अभी जो संविधान है उसमें कितनी भाषाएं वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, 14 है, 16 भाषा है, 22 भाषा और 20 भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी ये आपको बतानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं वर्णित थी, और अब उसको बढ़ाकर 22 भाषा कर दिया गया है। तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, और अब जो है 22 भाषा हो गया है, 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। अब 22 भाषाओं का वर्णन है, और जो मूल संविधान था सर उसमें टोटल 14 भाषाओं का वर्णन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, है ना, किस धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन दिया गया है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। चलिए बताइए इसमें क्या रहेगा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है और चांदी है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। किस भाषा का
सॉरी, किस धातु का प्रयोग किया था? मानव सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? यदि आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था सर। आपका आंसर आ जाएगा बी। आपका आंसर क्या रहेगा? बी, सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना? गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, जो साइड में आप पीछे देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सा है, इसमें आपको बताना है कौन सा, है ना, कौन सा यहाँ पर दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ आपको इसका आंसर बताना है। तो ध्यान रखिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है सर, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में आपको ध्यान रखना है, ये इसका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं? उत्तल दर्पण के रूप का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बतानी है ना। जो आंवला होता है सर, उसमें कौन सा आंवला पता है? खट्टा है, जहाँ खट्टा होता है वहाँ पर सी विटामिन रहता है। आपको ध्यान रखना। कच्चे फल में कौन सा था? कच्चा फल, आम कच्चा है तो खट्टा लगता है, आपका सी विटामिन रहेगा। इमली में कौन सा है? तो विटामिन सी रहेगा। तो जहाँ खट्टा जैसा हो जाए ना, वहाँ पर विटामिन सी रहेगा। तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी रहेगा। आंसर आपका सी ही हो जाएगा, तो सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोरोना वायरस किस अंग को सबसे अधिक, है ना, किस अंग को प्रभावित करता है? हालांकि सबको प्रभावित करता है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस जो है सबसे अधिक किसको प्रभावित करेगा, या सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा, तो किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। दिमाग को, हृदय को, यकृत को, फेफड़ा को? किसको? दिमाग है, हृदय है, यकृत है और फेफड़ा, किसको यहाँ पर करता है, किसको करता है प्रभावित, ये आपको बताना है। कोरोना वायरस, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, फेफड़ा को अधिक प्रभावित करता है सर। किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को अधिक प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखनी है। फेफड़ा को अधिक प्रभावित करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कि भारत का बोस्टन किसको कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया, कानपुर है, हैदराबाद है, सूरत है और अहमदाबाद है। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आपका डी रहेगा सर। ये आपको ध्यान रखनी है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहता है, 25 में से 25 आपको करवा रहे हैं। और ये मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पूरे मन से घर पे इसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए, और बार बार, है ना, इसको रिपीट करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, जिससे आपको है ना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो अब इसको रहने देते हैं। ठीक है।